हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आगे की ओर डिस्कस करने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्टोमाटा के बारे में और पढ़ लिया था कि स्टोमाटा जो होता है वो क्या काम करता है और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, किस प्लांट के अंदर कैसा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मोनोकोटिलेडनस प्लांट के अंदर ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे बराबर होते हैं, बराबर संख्या में स्टोमाटा पाया जाता है। जबकि डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर ऊपरी सरफेस पे कम जबकि निचले सरफेस पे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि जीनोफाइट या ऐसे प्लांट जो कहाँ पाए जाते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डिजर्ट प्लांट जिनको कहते हैं, उन प्लांट के अंदर कैसा स्टोमाटा पाया जाता है, तो गड्ढे के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है जिसको संकेन स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है ना, गर्त रंध्र। तो ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी समझा था कि एक्चुअल में ये दो बीन टाइप के स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। उनके द्वारा ये उत्पन्न होता है। जब ये फूल जाते हैं, सांद्रता अधिक हो जाती है इनकी, तो फिर ये क्या हो जाता है, फूल जाते हैं और इसीलिए बीच में क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, गैप क्रिएट कर देते हैं। फिर ये भी समझ लिया था कि जो स्टोमाटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस लेवल पे, यानी एपिडर्मिस पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं आज स्टोमाटा के काम और उसके बाद फिर एपिडर्मिस के फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे, क्या कि हम लोग इसके प्रीवियस में जहाँ से छोड़ के आए थे वहाँ से पकड़ते हुए चले। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस में ये देख लिए थे कि डाइकोटिलेडन यानी द्विबीजपत्री में कहाँ पाए जाते हैं, तो ऊपरी सतह पर ज़्यादा स्टोमाटा पाए जाते हैं जबकि निचली सतह पर कम पाए जाते हैं। और कारण ये था क्योंकि ऊपरी सतह पर ज़्यादा धूप आएगा, यानी क्या होगा, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, तो वहाँ पे बताया गया था आपको कि भाई कोई भी डाइकोटिलेडनस प्लांट है उसके ऊपरी सरफेस पे कम पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बात लिखी गई है अधिक, वो गलत है, उस दिन भी मैंने बता दिया था। और यहाँ पे जो कम बोला गया वो क्या है, ये भी गलत है। एक्चुअल में निचली सतह पे क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी सतह पे धूप ज़्यादा लगती है और धूप यानी सूर्य की रोशनी पूरी ज़्यादा पड़ती है, जिससे क्या, जितना हमारा काम स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में नहीं करता, उससे ज़्यादा उसके अंदर से पानी क्या हो जाता है, ऊपर की ओर निकल जाता है भाप बन के। तो इसीलिए ऊपरी सतह पर स्टोमाटा कम कर दिया जाता है जबकि निचली सतह पर स्टोमाटा ज़्यादा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जीनोफाइट के अंदर भी देखा गया था कि स्टोमाटा जो होते हैं वो गर्त रंध्र यानी संकेत स्टोमाटा होते हैं। उसके अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो गड्ढे में पाए जाते हैं। समझ लीजिए कि ऊपरी सरफेस पे से गड्ढा बना होता है, उस गड्ढे में क्या पाया जाता है, आपका वो स्टोमाटा पाया जाता है। एग्जाम्पल में कनेर और नागफनी बताया गया था। ठीक है, और इन सब की इमेजेस भी आपको दिखाई गई थी जैसे आप देख पाएंगे। तो ये तो धान है, ये मोनोकोटिलेडनस है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंगो ट्री डाइकोटिलेडनस, और उसके बाद फिर देखोगे आप ये आपका जो फूल है वो कौन सा है, कनेर का है। ठीक है ना, कनेर के अंदर जो आप देखोगे तो इसमें स्टोमाटा कहाँ पाया जाएगा, तो गड्ढे के रूप में। ठीक है, अच्छा अब आता है कि हमारा जो क्या बोलते हैं स्टोमाटा का काम क्या है। सबसे पहला काम तो यही है कि स्टोमाटा का मेन काम यही है कि रेस्पिरेशन के लिए वर्क करता है, यानी रेस्पिरेशन का काम प्लांट के अंदर स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू ही गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब आदान या प्रदान, आदान का मतलब क्या करता है, आदान CO2, और प्रदान क्या करता है, O2। यानी गैसों का आदान प्रदान मतलब गैसेस का एक्सचेंजेशन कहाँ पे होता है, स्टोमाटा में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है थ्रू द स्टोमाटा। यानी स्टोमाटा नहीं रहता तो ये काम नहीं हो पाता। ये काम नहीं हो पाता तो ध्यान देंगे एनर्जी नहीं बन पाती प्लांट के अंदर और प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो स्टोमाटा एक बड़ा रोल निभाता है। जैसे हमें हमारे ही बॉडी के अंदर अगर हम सांस नहीं लें तो हम जिंदा नहीं माने जाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता, ऑक्सीजन नहीं देता है, तो दोनों ओर से हम लोगों के लिए भी समस्या है और खुद के लिए भी समस्या प्लांट की है। तो स्टोमाटा बहुत बड़ा रोल निभाता है। फिर क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अंदर आना।
वो वही बात को यहाँ पे लिख दिया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, प्लांट के अंदर जाता है जब फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्रकाश क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो प्लांट होता है वो खाना बना सकता है। अब ये प्रोसेस है एक जिसमें प्लांट खाना बनाता है, जिसके थ्रू प्लांट खाना बनाता है। अब थोड़ी बात समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है कि प्लांट उसी स्टोमाटा के थ्रू एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रूट से क्या ले लेता है, पानी लेता है, और तब जाके क्या बनाता है, C6H12O6, यानी यही क्या है, आपका खाना बनाता है। और उसके बाद क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन, और थोड़ा सा पानी बचा लेता है। आई बात समझ में? तो ये होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब ध्यान से देखेंगे तो CO2 क्या हुआ, इसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, एक बात और कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही होती है तो उस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। बिना लाइट के पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, यानी बिना लाइट के खाना नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेंगे तब बनेगा आपका C6H12O6, और इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके खाना बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और पानी बचेगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, CO2 का। चलिए आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो वही बात लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 होता है वो कहाँ आता है, अंदर आता है। ठीक है, बिल्कुल। अब लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का बाहर निकालना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन से आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी और वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो हमको लगता है कि मान लीजिए हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, ट्रांसपिरेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। कैसे, क्योंकि लाइट आती है और लाइट के अंदर क्या होती है, हीट और एनर्जी दोनों होती है, और उसमें से इम्पोर्टेंट हीट जो है, हीट क्या करती है, इस वाटर के ऊपर जब पड़ती है तो पानी जो है भाप बन के उन पत्तियों से निकल जाता है। लेकिन वो निकलता कहाँ से है, थ्रू द स्टोमाटा, क्योंकि स्टोमाटा ही एक गैप ही है, एक ही ओपनिंग है। ठीक है ना, तो स्टोमाटा के थ्रू ये निकलता है। अब क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कि आखिर ये जो वाटर निकल रहा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन से हमारे वाटर का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स फ़ायदेमंद तो नहीं है, ये हमारे लिए घाटा है। लेकिन आपको एक बात समझा दूँ कि जब पत्तियाँ जो होती हैं वो करती क्या है, वो उनके तक पानी आता कहाँ से है, तो एक्चुअल में पानी आता है रूट से। एक्चुअल में पानी कहाँ से आता है, रूट से। सब कुछ कर लो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या है, लिव्स है। तो रूट से पानी ऊपर की ओर आता रहता है, ध्यान दीजिएगा, रूट से पानी लिव्स तक आता रहता है। क्यों आता है, ताकि फोटोसिंथेसिस कर पाए, ताकि खाना बना पाए। अब समझिएगा बात ध्यान से, अब भी हम लोगों ने जस्ट देखा कि जब फोटोसिंथेसिस हम करेंगे तो एक्चुअल में हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके साथ साथ क्या चाहिए, पानी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा मेरा C6H12O6, और फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और फिर क्या बनेगा, फिर तब अपना बन जाएगा, बनेगा नहीं, बचेगा पानी। अब ये H2O अगर बहुत ज़्यादा देर तक हमारे प्लांट के सेल्स के पास रहा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये तो निकल जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये पुनः हमारे सेल के पास रहेगा। ठीक है, ये H2O आया कहाँ से, ये H2O रूट से आया है, रूट से आया है। अब रूट से आया है और H2O अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो ये H2O अगर फिर से बचा रहा तो हमारे सेल्स के पास बहुत देर तक H2O रहा तो हमारे सेल्स सड़ सकते हैं, यानी सेल हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए इस क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को, यानी जो पानी की अधिकता है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हवा में भेजना पड़ेगा, यानी उन सेल्स के पास से हटाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पानी के अंदर बहुत देर तक हमारे सेल डूबे रहे तो क्या हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो इसीलिए स्टोमाटा ओपन होता है तो लाइट आती है, लाइट के कारण हीट आती है, हीट से ये H2O क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाता है,
सेल से निकल जाता है या लीफ से निकल जाता है, जिससे सेल के सड़ने का डर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो ट्रांसपीरेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो पानी हमेशा पत्तियों के अंदर इकट्ठा रहता, जिससे पत्तियों के जो सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन से होता क्या है कि एक्सेस ऑफ वाटर यानी अधिकता जो रहती है वाटर की वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अब एक बात और समझिएगा कि ये रूट जो होता है वो कंटिन्यूअस पानी को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाते रहता है, कंटिन्यूअस ये काम करते रहता है, जैसे लाइक अ पंप। जैसे एक पंप में जब एक बार आप स्टार्ट कर दोगे तो हमेशा लगातार ऐसे पानी भेज ही रहा है, भेज ही रहा है, भेज ही रहा है, जब तक पंप वो ऑन है ना, भेज रहा है। वैसे ये रूट का काम है। रूट जो है पंप की तरह काम करता है। यहाँ पे है रूट आपका, और रूट एज अ पंप काम करता है। यहाँ से वो पानी लीव्स तक लगातार भेजते रहता है। जब लगातार पानी मिल रहा है, मेरी बात समझेंगे, जब लगातार पानी मिल रहा है तो हम यहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखेंगे ही क्यों। हमको अगर लगातार कंटिन्यूअस मिल रहा है, जैसे हम लोगों के वहाँ घरों के अंदर मोटर है, मोटर लगा हुआ है, फिर ऊपर टंकी बैठी है, मतलब टंकी है। अब सपोज कर लीजिए कि वो टंकी हम लोगों ने क्यों बनाया है। सपोज करिए कि हमारे पास 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे हमारे पास क्या है, हर व्यवस्था है, और हम जो ही बटन ऑन करेंगे हमको क्विक पानी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जरूरी रहेगा तब उस कंडीशन में हमको टंकी की नहीं, टंकी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम बाद के लिए स्टोर कर सकें। यानी लाइट नहीं है तो फिर उस कंडीशन में हमको पानी कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए जब लाइट रहेगी तो हम एक टंकी बना देते हैं, और लाइट रहने की कंडीशन में हम उस टंकी में पानी स्टोर कर लेते हैं। जब लाइट ना रहे तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, रूट जो होता है एज अ पंप काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सोच रहे हो वैसे दो सिचुएशन बन सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसको कंटिन्यूअस पानी मिल रहा है, जिसको कंटिन्यूअस मतलब 24 घंटे वहाँ पे लाइट है, 24 घंटे लाइट है, तो टंकी नहीं बनवाएगा, सीधी सीधी बात है। जहाँ से रूट डायरेक्ट उसको भेज ही रहा है, जब डायरेक्ट भेज रहा है तो ये अच्छा खासा क्या करवाएगा, ये अच्छा खासा ट्रांसपीरेशन भी करवाएगा, क्योंकि पता है पानी तो ऑलरेडी हमारे पास है, पानी की कभी है नहीं, तो ये लगातार यहाँ से ट्रांसपीरेशन भी होते रहेगा। क्योंकि इधर से भेजा, यहाँ पे ज़्यादा पानी है, इसको निकाल के फेंक देगा, क्योंकि फिर पानी आने वाला है, फिर यहाँ पे आया, जितना काम है रखेगा, फिर जितना फालतू पानी है निकाल के फेंक देगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे जहाँ पे जो रूट है भेजेगा पानी, बट वही स्थिति है कि जैसे पंप लगा है लेकिन लाइट हमेशा नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, टंकी रखनी पड़ेगी। और उस कंडीशन में क्या होगा कि रूट पानी भेजेगा तो इसके पास जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा इसको ये क्या कर लेगा, स्टोर करेगा। इसको क्या करेगा, स्टोर, क्योंकि पता है कि रूट कंटिन्यूअस पानी नहीं भेज सकता। अब जब रूट कंटिन्यूअस पानी नहीं भेज सकता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को स्टोर। तो वाटर लॉस कम कराना है, यानी ट्रांसपीरेशन वहाँ पे क्या होगा, कम। उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे अभी खुद देखा आप लोगों ने क्या कि हम लोगों ने देखा अभी कि ये जो पोर्शन था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है किसका, डेजर्ट प्लांट का, उसके अंदर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, नीचे कर दिया गया है स्टोमाटा को। क्यों, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो पाए, है ना। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर तो समस्या है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम, मतलब यहाँ पे पंप चल रहा है पूरे दिन भर में 2 घंटा, मात्र 2 ही घंटा पंप चल ही पा रहा है, सपोज कर लो। जब पूरे दिन में 2 ही घंटा चल रहा है तो बाकी के कितने घंटों के लिए, बाकी के 22 घंटों के लिए हमको पानी को क्या करना पड़ेगा, सेव। अगर हमने थोड़ा सा भी रिस्क लिया तो हमको बहुत घंटों तक, यानी कई घंटों तक बिना पानी के रहना पड़ सकता है, समस्या हो जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हिसाब किताब से अच्छे तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी स्टोरिंग पानी की कहाँ होती है, डिजर्ट प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा इसकी कहानी कि भैया ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो तब के लिए है जब हमारा प्लांट ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे उसको लगातार पानी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन में मूल दाब द्वार, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन में मूल दाब द्वार जल का पत्ती तक पहुँचना। यह सिंपल ये बात बोला गया है कि भैया रूट से कहाँ तक पहुँच जाना, स्टोमाटा तक पहुँचना। स्टोमाटा मतलब है क्या, स्टोमाटा इज द गैप बिटवीन गार्ड सेल। ठीक है ना, स्टोमाटा क्या है, एक गैप है, एक स्पेस है बिटवीन
गार्ड सेल। तो यहाँ से क्या होगा कि रूट से निकलेगा पानी, रूट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्ट गार्ड सेल के पास। तो गार्ड सेल के पास पहुँच जाता है और तभी जाके क्या होता है भैया, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्योंकि जब तक ये गार्ड सेल के पास नहीं आएगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, क्योंकि इसी के रास्ते वो बाहर जाएगा और बाहर जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो बात वही बोला है कि भैया होता क्या है कि रूट से पानी स्टोमाटा तक पहुंच जाता है और स्टोमाटा तक जब पहुंच जाता है तब ही उसका क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमाटा का काम क्या है, स्टोमाटा का काम है भैया क्या करना, तो वाष्पोत्सर्जन कराना, फिर CO2 को अंदर बुलाना और श्वसन के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए, और क्या करना, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस का एक्सचेंजेशन करना। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलती है किसकी, स्टोमाटा की। स्टोमाटा के इतने सारे काम हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टोमाटा के काम। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाह्य त्वची उत्तक तंत्र के कार्य। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एपिडर्मिस टिश्यू, और एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो क्या है, सबसे पहला टिश्यू सिस्टम था हमारे लिए। ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे थे, इससे भी पहले क्या पढ़ रहे थे, इससे भी पहले हम लोग पढ़ रहे थे ये कि भैया जो टिश्यू सिस्टम है वो क्या होते हैं। तो चूँकि हम लोगों ने समझा था कि प्लांट के अंदर जो प्लांट की बॉडी है वो टिश्यू सिस्टम के थ्रू वर्क करती है, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे प्लांट की बॉडी को 3 टिश्यू सिस्टम के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहला था एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, सेकेंड नंबर पे था हमारे पास क्या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था, और थर्ड नंबर पे था हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना, तो 3 तरीके की टिश्यू सिस्टम है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस, यानी जिससे प्लांट बॉडी के सबसे आउटर सरफेस का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी आउटर सरफेस के अंदर कौन पाया जा रहा था, स्टोमाटा। क्योंकि स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है लीव्स के आउटर सरफेस पे। तो आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी बात तो हम लोगों ने पढ़ ही ली थी। अब मैं बात करूं तो आखिर इनका क्या काम है, तो देखिएगा, तो सबसे पहला काम तो ये है कि भैया कोई भी बाहरी सरफेस क्या करती है, अंदर वाली सरफेस की प्रोटेक्शन करती है। बाहरी लेयर इसीलिए तो लगी होती है। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि जो एपिडर्मिस होते हैं वो आंतरिक ऊतकों यानी इनर टिश्यू की वातावरणीय कारकों से क्या करते हैं, जैसे कि धूप पानी ताप से रक्षा यानी प्रोटेक्शन करते हैं। बड़ा सिंपल है, जो एपिडर्मिस होते हैं वो अंदर के टिश्यूज का क्या धूप पानी और ताप से प्रोटेक्शन करते हैं। क्योंकि अंदर के जो टिश्यू होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और अगर इनके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा तो ये डेड हो जाएंगे। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस आया है। सिंपल बात है। दूसरा कि यह सूक्ष्म जीवों को ऊतकों में प्रवेश करने से रोकता है। तो भाई आउटर सरफेस का काम ही यही है कि हर तरीके से प्रोटेक्शन करना। जब भी आपसे बात करें आउटर सरफेस का काम क्या है, तो आउटर सरफेस का काम हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम सिंपल है भाई, प्रोटेक्शन करता है पूरे प्लांट बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से, जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनको अंदर आने से। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये दिया था कि भैया ये धूप पानी और ताप से रक्षा करता है। अभी कह रहा है कि ये सूक्ष्म जीवों के ऊतकों में प्रवेश करने से रोकता है। तो सही बात है, मान लीजिए अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ पे घुस जा रहा है, प्लांट बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, प्लांट बॉडी को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, और वहाँ के अंदर जाके टिश्यूज के साथ खेलेगा, सेल्स के साथ खेलेगा, जिससे वो क्या कर देगा, उन सेल को डिस्ट्रॉय तक करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्शन दिया जाता है। कौन देता है, तो आउटर सरफेस, क्योंकि इसी के रास्ते, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अगर उसको घुसना है तो इसी के रास्ते तो घुसेगा, क्योंकि सबसे पहले कौन मिलेगा, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस उसको जाने से क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि हमारी प्लांट बॉडी खराब ना हो, इसीलिए तो एपिडर्मिस है। उसके बाद फिर क्या है कि बाह्य त्वचा के स्टोमाटा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो अभी जस्ट देख के आए हैं कि एपिडर्मिस में ही स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंजेशन में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है कि क्यूटिकल और सब क्या बोलते हैं, कॉर्टिनस है, यहाँ पे एक्चुअल में लिखा है उपत्वचा और उपत्वची रोम वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। अब ये क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि क्यूटिकल हो गया और
यहाँ पे उपत्वचीय रोम वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करने का मतलब क्या है, ताकि ट्रांसपीरेशन प्लांट की बॉडी से कम हो जाए। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि क्यूटिकल क्या होता है, जल रोधी होता है, ठीक है ना। वो एक ऐसी लेयर है सबसे आउटर सरफेस पे जो पानी, अंदर के पानी को, देखो प्लांट के अंदर जरूरी नहीं कि हर जगह हमेशा कहाँ पे पानी स्टोर हो, मतलब लीव्स के पास हो, पूरे प्लांट के अंदर पानी है, क्योंकि भाई रूट से पानी जब जाएगा लीव्स तक तो उसके बीच में तो उस पूरे फंक्शन के साथ मिलेगा ना पानी। तो ये पानी ट्रांसपीरेशन क्या बोलते हैं, हवा के साथ ना जा पाए या भाप ना बन पाए, तो उसके लिए ही क्या बनाया गया है, प्लांट के अंदर क्यूटिकल का निर्माण किया गया है। क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर एक ऐसी लेयरिंग की कर दी जाती है जिससे पानी अंदर का अंदर रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए उसी एपिडर्मिस के ऊपर हेयर निकले होते हैं, आपको भी पता है जिसको बोलते हैं रोम। जैसे मान लीजिए एक स्टेम है, स्टेम से ऐसे क्या निकला हो, ऐसे रूट, इनके स्टेम से हेयर टाइप में स्ट्रक्चर निकला हो। तो ये हेयर टाइप के स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं। चलिए आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है कि वही सेम चीज, मान लीजिए जो यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है, अगर वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, रूट में, तो वो क्या करेंगे, तो वो एक्चुअल में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाहर निकलने से क्या करेंगे, रोकेंगे यहाँ पे जो हेयर रहेंगे, जबकि यहाँ वाले जो हेयर रहेंगे वो एक्चुअल में और पानी को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करेंगे। और सही भी है, रूट का काम ही क्या है, रूट का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। अब जो हेयर आते हैं तो हेयर से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कवरिंग एरिया बढ़ जाता है। कवरिंग एरिया बढ़ जाने का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कवर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा उनकी रूट फैली होगी, जितना ज़्यादा उनका जड़ फैला होगा, उतना ज़्यादा ही वो पानी को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पे हेयर का मतलब होता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। जबकि अधिचर्म ग्रंथियां, एपिडर्मल ग्लैंड विभिन्न उत्सर्जी प्रताहतों का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बहुत सारे प्रकार के, ध्यान देंगे, जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है पिछले ही वीडियो के अंदर, जब हम लोग क्या बोलते थे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेशल टिश्यू जो होते हैं, उनके अंदर देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके के स्पेशल पदार्थों का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। कोई ऑयल कर रहा होता है, कोई गोंद कर रहा होता है, कोई रेजिन कर रहा होता है। तो एक्चुअल में वो कहाँ से आ रहा होता है, तो एक्चुअल में इसके आउटर सरफेस पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और यही ग्लैंड उन स्पेशल पदार्थों का सीक्रेशन करते हैं। आइए समझे। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग एपिडर्मस ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, ठीक है, बिल्कुल। तो वही बात दिया गया है कि भैया एपिडर्मल जो ग्लैंड होते हैं वो विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके भी काम देख लिए। पहला काम ये करता है कि भैया ये बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर वालों को बचाता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर स्टोमाटा होता है, गैसेस का एक्सचेंजेशन करवाता है। क्यूटिकल के थ्रू और सब क्यूटिनस के थ्रू पानी को अंदर से बाहर जाने से रोकता है। और फिर इसी तरीके से जो रूट है, रूट के आउटर सरफेस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कराने का प्रयास करता है। और फिर उसी एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, कुछ एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थों का सीक्रेशन करते हैं। खत्म, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एपिडर्मिस टिश्यू का भी काम धाम पढ़ लिया, ठीक है। और स्टोमाटा का भी पढ़ लिया, स्टोमाटा क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया। लगभग बातें हम लोगों ने पढ़ ली यहाँ पे। अब आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे डन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।